Firoz Shah Tughlaq. Mohammed bin Tughlaq was succeeded by his cousin. तो मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद आया उसका कज़न जिनका नाम था फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक हु वॉज नॉमिनेटेड बाय द उलेमास एंड द नोबल। तो उनके डेथ के बाद ना, मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद जितने भी विद्वान थे और जितने भी मौलवीज थे वो सब बोलने लगे कि अभी जो है वो सबसे बेस्ट दिख रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसे ही फ़िरोज़ शाह तुगलक इन्हें ही राजा बनाया जाए। फिरोज शाह वॉज पीस लविंग था, जस्ट एंड बेनिवोलेंट रूलर, मतलब ठीक ठाक रूलर था। द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट वॉज हिज प्राइमरी कंसर्न, और मतलब लोगों का देख रेख करना इनका प्राइमरी कंसर्न था। फिरोज शाह तुगलक 37-year reign is largely remembered for the numerous welfare scheme that he introduces to improve the economic condition of his subject and to promote material prosperity। तो 37 ईयर्स तक इसने रूल किया था फ़िरोज़ शाह तुगलक, और इन 37 ईयर्स में ना इन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे कामें किए, गांव वालों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। क्या क्या अच्छी कामें की, चलिए अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। लैंड टैक्सेस वर रिड्यूस्ड इन द दोआब, ऑल लोन्स गिवन ड्यूरिंग द फैमिन वर कैंसल्ड, मैनी टैक्सेस वेर एबोलिस्ड। तो इसने दोआब में टैक्स घटा दिया था। दोआब का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पहले ही बता दिया। दोआब दो नदियों के बीच का जो फर्टाइल लैंड रहता है उसे दोआब कहते हैं। और जितने भी लोन्स थे, तो जब सूखा पड़ा ना तो सभी लोन को इसने माफ़ कर दिया, और टैक्स भी इसने ख़त्म कर दिया था। ओल्ड कैनल वेयर रिपेयर्ड एंड न्यू कैनल्स वर बिल्ड। तो कैनल्स होते हैं, एक छोटा सा नदी से ना एक छोटा सा रास्ता लेके जाते हैं जिसे गांव में मतलब पानी देने के लिए ले जाया जाता है। तो जितने भी पुराने कैनल्स थे ना उसे नए कैनल पर रिप्लेस किया। 100 of wells were dug and a number of dams were constructed। और बहुत सारे इसने कुएं खुदवाए और बहुत सारे इसने डैम्स भी बनवाए। These measures improved agriculture production and made the peasants prosperous and happy। तो ये सारी चीज़ में जब सुधार किया ना तो किसान बहुत खुश हुआ इनसे। फिरोज शाह ऑल्सो बिल्ट मैनी न्यू टाउन्स विच एग्जिस्ट इवन टुडे। बहुत सारे इसने शहर भी बसाए, सच एज हिसार, फिरोज़ा और हिसार जो अभी हरियाणा का है, हरियाणा में है, एंड जौनपुर प्रेजेंट डे इन उत्तर प्रदेश। तो ये सारे टाउन्स इसने बसाए थे। पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स, फिरोज शाह स्टार्टेड मेनी स्कीम टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ हिज सब्जेक्ट। लोगों की ज़िंदगी आराम हो जाए इसके लिए इसने बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम किए? ही बिल्ट रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स एंड सेट अ फ्री हॉस्पिटल फॉर द पुअर। तो पहले के ज़माने में तो होटल्स नहीं हुआ करते थे ना, तो ये ही राजा ही रेस्ट हाउस बनाते थे। तो वही रेस्ट हाउस था फॉर ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स थे, और ट्रेडर्स यानी कि जो बिजनेसमैन थे, एंड सेटअप फ्री हॉस्पिटल्स फॉर द पुअर, और गरीबों के लिए इसने अस्पताल बनवाया। ए चैरिटी डिपार्टमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ विडोज ऑर्फन्स एंड अदर नीडी पीपल वॉज इस्टेब्लिश्ड। फिर एक चैरिटी डिपार्टमेंट भी बनाया जिससे कि मतलब ये ध्यान रखा जाता था कि जो विडो है, विडो यानी कि जिनका पति ना हो, ऑर्फन मतलब अनाथ, और अदर नीडी मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पैसे या फिर जो भी चीज़ चाहिए उन्हें मिल सके समय पे। एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो प्रोवाइड जॉब टू द अनएम्प्लॉयड, और जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार देने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया गया था। ए सेपरेट डिपार्टमेंट वॉज सेटअप टू लुक आफ्टर द स्लेब्स, और नौकर के देखरेख के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट था, ठीक है, जो सिर्फ नौकर का देखरेख करे। जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल यानी कि न्याय देने के जो प्रोसेस होता है उसमें कैसा कैसा इसने बदलाव किया। The judicial system was reformed and made humane. A savage system of torturing suspected criminal prevailed in those days। फिरोज शाह abolished the system of torture। तो पहले क्या होता था कि कोई चोर है और जब वो पकड़ा जाता था ना तो उसे मार मार के उनके मुंह से उगलवाया जाता था कि बताओ तुम चोरी किए हो या नहीं किए हो। तो ये चीज़ को उसने ख़त्म किया। इवन वेन सस्पेक्ट्स वर फाउंड टू बी गिल्टी दे वर गिवन माइल्ड पनिशमेंट। और अगर मान लो कि कोई अगर सस्पेक्ट यानी कि जो दोषी है वो पकड़ा भी गया तो उसे ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं मिलता था, उसे बस नॉर्मल पनिशमेंट देके छोड़ दिया जाता था। पैट्रन ऑफ आर्किटेक्चर एंड लर्निंग, फिरोज शाह वॉज अ ग्रेट बिल्डर of works
hours of public utility. He built many towns such as Firozabad, फिरोजपुर, जौनपुर एंड हिसार, ये सारे टाउन्स को इसने बनवाए थे, बसाए थे. ही लेड आउट 1200 गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स अराउंड दिल्ली, और बहुत सारे इसने बागान भी लगाए थे दिल्ली में. These orchards produce so much fruit that it became a rich source of revenue for the state treasury. और यहाँ पर इतनी फूल और फल उगते थे इन बगीचों में और गार्डन में कि स्टेट यानी कि राजा को बहुत पैसा इनकम होता था. फिरोज शाह प्रमोटेड एजुकेशन एंड लर्निंग. फिरोज शाह प्रमोट करते थे एजुकेशन को और सीखने में बढ़ावा देते थे लोगों को. मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर बिल्ड, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए. लर्नड स्कॉलर्स वेर इनकरेज टू ट्रांसलेट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक ऑन म्यूजिक एक्सेट्रा फ्रॉम संस्कृत टू पर्सियन. तो जो भी हिंदू टेक्स्ट थे उन्हें पर्सियन में कन्वर्ट करने के लिए ये बोलते थे. फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, इनका विदेश नीति कैसा था? फिरोज शाह लैक द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ मिलिट्री लीडर. फिरोज शाह तुगलक तो जो है ना वो थोड़ा सा लीडरशिप का क्वालिटी उसके अंदर कम था. लीडर जो होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, हार्श होते हैं, डिसीजन लेते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं, तो बहुत मतलब एकदम सीरियस पनिशमेंट देते हैं. पर आपने देखा कि कोई अगर चोर भी पकड़ा जाता था ना और तो उसे हल्का फुल्का पनिश करके छोड़ देते थे. So now we will see about the foreign policy. Firoz Shah lacked the basic qualities of a military leader. His feeble attempt to recover Bengal ended in failure. He showed no interest in recovering all the provinces that had been independent during the reign of Muhammad bin Tughlaq. तो मोहम्मद बिन तुगलक में के समय में ना बहुत सारे ऐसे राजा थे जो इन लोगों से टूट गए थे और वो सब अपना इंडिपेंडेंट, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिए थे. तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश भी नहीं की उन लोगों को मिलाया जाए. द डेथ ऑफ फिरोज शाह वॉज फॉलोड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. और जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुआ तो जो दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत था, वो भी खत्म होता गया. One by one, the province declared their independence. Only Punjab and the area around the Delhi remained in the hand of Tughlaq dynasty. फिर इनके डेथ के बाद जो राजा सब आए थे वो काफ़ी बकलोल थे, यानी कि इनकैपेबल रूलर्स थे. तो उन लोगों ने पूरे भारत पर अपना दबदबा नहीं जमा पाया, ठीक है, और वो सब दिल्ली और पंजाब वाले एरिया तक ही रहकर सिमट गए थे. इन्वेजन ऑफ तैमूर, और इसी वक्त तैमूर भी अटैक किया था इंडिया पर. द फाइनल ब्लो टू द सल्तनत वॉज डेल्ट बाय आमिर तैमूर और तैमूर, द मंगोल रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया. तो मंगोल का रूलर था ये, ठीक है, तैमूर, और बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्या मैं बोलूँ, मतलब बहुत ही बेकार. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीक तुगलक रूलर. फिर देखा कि जब यहाँ पे तुगलक का किंग सब कोई भी नहीं है, सब बहुत कमज़ोर है, बकलोल सब है, तो तैमूर इन्वेडेड इंडिया. फिर इसने तैमूर जो है भारत पर आक्रमण किया. टू प्लंडर इट्स वेल्थ, ताकि वो भारत पर अटैक करके लूट सके, और इसने लूटा भी. ऑन रीचिंग दिल्ली ही वेंट ऑन अ रैम्पेज. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेयर मर्सीलेसली किल्ड. तो इनके रास्ते में जो भी आ रहे थे ना, मैंने बोला ना बहुत बेकार आदमी थे ये तैमूर जो था, क्योंकि रास्ते में जो भी आ रहे थे ना उन्हें ये काट दे रहे थे बहुत बुरे तरीके से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, ये काट दे रहे थे और आगे बढ़ रहे थे. देन ही रिटर्न टू हिज कैपिटल बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन ऑफ रूलिंग इंडिया. फिर यहाँ पर इंडिया में आकर इसने बहुत बुरे तरीके से सब कुछ लूट लिया, जितना भी वेल्थ था ना सब नोच कर लेके चले गए. और ये इंडिया में इसलिए नहीं रुके ना क्योंकि इनका कोई मकसद नहीं था इंडिया में रूल करने का, ये बस इंडिया को लूटना चाहते थे. ही कैरिड बैक विथ हिम द इनॉर्मस वेल्थ ही हैड लूटेड. जितने भी खजाने इसने लूटे थे सब ये एकदम पॉकेट में भरे, घोड़े और जो भी गधे थे उसमें लादे, उसके बाद फिर चले गए ये अपना मंगोल. और यही ये तैमूर है जिनके नाम पर मिस करीना कपूर खान जो है वो अपने बेटे का नाम रखी है, ठीक है. आई डोंट नो क्यों रखी है, बट फिर भी ठीक है, यही तैमूर है. हिस्ट्री में तैमूर वही है. नाउ कम्स द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी. सैयद और लोधी डायनेस्टी. फिर ना वो तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो गया, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आया, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आया.
देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सी स्टोरी बता देता हूँ। जब तैमूर भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से लूट कर जा रहा था ना, तो तैमूर को का कोई इंटेंशन नहीं था भारत पर रूल करने का। ठीक है, वो अपने जगह पे ही खुश था। पर उसने ना अपने एक चमचा भेज दिया। ठीक है, चमचा को कहते हैं इंग्लिश में वाइस राय। ठीक है, अपने एक नौकर को भेज दिया जिसका नाम था खिजिर खान। खिजर खान या खिजर खान, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। बिफोर लिविंग दिल्ली, तैमूर अपॉइंटेड खिजर खान एज हिज वाइस राय। वाइस राय का मतलब चमचा। तो तैमूर ने खिजर खान को अपना चमचा बना दिया। खिजर खान ओवर थ्रू द लास्ट तुगलक सुल्तान एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द सैयद डायनेस्टी इन 1414 क्राइस्ट एरा। फिर जो तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसको खिजर खान ने मार दिया और खुद अपना एक अम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। खिज्र खान वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। खिज्र खान पहला रूलर था सैयद डायनेस्टी का। द सैयद्स रूलर रूल्ड दिल्ली फॉर 38 ईयर्स। फिर 38 ईयर्स तक सैयद वालों ने ही दिल्ली पर कैप्चर करके रूल किया। द सैयद डायनेस्टी वॉज रिप्लेस्ड बाय एन अफगान डायनेस्टी कॉल्ड द लोदीज। फिर बाद में ना एक अफगान डायनेस्टी का था लोदी, उसने आकर इन लोगों से मार किया और उनको रिप्लेस कर दिया सैयद को। ठीक है, लोदी। और लोदी डायनेस्टी का जो फाउंडर है उन्हें कहते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। द कंट्रोल ऑफ द लोदी वॉज कन्फाइंड टू पंजाब एंड द दोआब एरिया। तो लोदी का एरिया पहले था पंजाब और दोआब एरिया तक। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोदी द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोदी रूलर। उसके बाद आया था सिकंदर लोदी, जो कि बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट रूलर था लोदी रूलर का। वो सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोदी, द लास्ट लोदी रूलर। जो लास्ट लोदी रूलर था वो था इब्राहिम लोदी। द लास्ट लोदी रूलर इब्राहिम लोदी वॉज हार्श, क्रूअल एंड अनपॉपुलर। बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था ये। बाबर, अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, इन्वेडेड इंडिया इन 1526 क्राइस्ट एरा एंड किल्ड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर तैमूर का ही ना रिश्ते का था बाबर। ठीक है, तैमूर के ही रिश्तेदार में आता था बाबर। तो बाबर ने क्या किया, बाबर इंडिया पर अटैक किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दिस बैटल वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये बहुत क्रूशल टाइम था इंडिया के लिए, क्योंकि ये यहीं पर डिसाइड होता कि आगे इंडिया में कौन रूल करता, मुगल्स रूल करते या सुल्तान रूल करते। ठीक है, तो ये बैटल तो जीत गया, ये बैटल तो जीत गया हुमायूं। फिर द बैटल वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट वॉज अ मोमेंटेनस इवेंट दैट मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद दिल्ली का जो सुल्तान था, सुल्तान इंडिया से ख़त्म हो गया एंड द बिगनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। उसके बाद मुगल रूल शुरू हुआ इंडिया में। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल्स के बारे में, ठीक है ना, इस चैप्टर के बाद में। पर उससे पहले हम लोग थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं खिलजी और तुगलक का, तुगलक डायनेस्टी का और खिलजी डायनेस्टी का। ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द खिलजीज एंड द तुगलक इज़ बेसिकली मोर अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट दैन इन सिमिलैरिटीज़। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू बिल्ड एन अम्पायर इन इंडिया। मतलब पूरा दिल्ली में कब्जा किया और पूरे इंडिया पे कब्जा किया। जो पहला रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का था। ही फॉलोड एन एग्रेसिव बट सेंसिबल फॉरेन पॉलिसी। एग्रेसिव था ये, बहुत गुस्सैल था और बहुत डिटरमाइंड था। बट इसका जो फॉरेन पॉलिसी था वो सेंसिबल था, मतलब विदेशी लोगों से ये मिलजुल के रहते थे। एंड ग्रेटली इन्हेंस द पावर एंड प्रेस्टेज ऑफ द सुल्तान। फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का मान सम्मान बढ़ाया। His successful military expeditions expand the boundaries of the Sultanate and extended his influence south of the विंध्यास। और इनके सोल्जर्स ने पूरा साम्राज्य को फैलाने में मदद किया और ये पहला ऐसा रूलर था जिसने साउथ को जीता था। ठीक है, विंध्यास जो कि एक माउंटेन है, विंध्याचल माउंटेन, उसके पार तक जीता था। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में और तुगलक डायनेस्टी में। तो हमने अभी खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वॉज हाईली एम्बिशियस विथ अनरियलिस्टिक गोल्स सच एज वर्ल्ड एम्पायर। ये तो आपको पता ही है कितना बड़ा ये महान आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है। बेवकूफ़ बहुत बड़ा था ये, ठीक है ना। और ये सपना देखता था कि वो वर्ल्ड का अंपायर बनेगा, एंड एंडेड इन डिसमल फेलियर। Firoz Shah policy, on the other hand, was weak and ineffective. The failure of the military expedition sapped and energies of the Tughlaq and eventually led to the disintegration of the huge empire established by the अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जितना मेहनत से अपना अंपायर बिल्ड किया, उतना ही ये अपना बेवकूफ़ी से सारे अंपायर जो बना था उसे गिरा कर रख दिया। Next point is, Alauddin was the first Sultan of Delhi to create a permanent standing army. He introduces a number of radical military reforms to make the army disciplined, efficient, and strong. Incompetent and old soldiers were dismissed, and new soldiers were directly recruited by him. तो अलाउद्दीन खिलजी था ना, जितना भी बूढ़ा था, कमज़ोर था, सबको अपना उससे निकाल दिया आर्मी से। और जो नया नया लड़का था, जिसके पास जो मतलब नया था, बहुत फुर्ती वाला, उसे सोल्जर बनाया अपना। अलाउद्दीन फेस्ड अ सीरीज ऑफ रिबेलियंस बाय हिज नोबल्स। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत कुछ झेला अपने लाइफ में, क्योंकि जो भी पढ़े लिखे लोग थे ना, वो देखना नहीं चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी को। ही इंट्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली हार्श रूल एंड रेगुलेशन टू curb the growing power of rich and ambitious noble and kept them under his control। और अलाउद्दीन बहुत हद तक कोशिश किया कि जितने भी बड़े लोग हैं वो मिल नहीं सके एक दूसरे से, क्योंकि अगर बड़े लोग एक दूसरे से मिलेंगे ना तो ये सरकार को गिरा देंगे। नाउ टू रिगेन द सपोर्ट ऑफ द हॉस्टाइल नोबल्स, फिरोज शाह adopted a policy of conciliations towards them। he increased their salary। तो ये था अलाउद्दीन का बात, अलाउद्दीन मिलने भी नहीं देता था। बट ये जो था फिरोज शाह तुगलक, ये क्या किया, उन लोगों का सैलरी इंक्रीज़ कर दिया। री इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम एंड मेड इट्स हेरिडिटरी। द इमरजेंस ऑफ वेल्थ पावर नोबल्स अंडरमाइंड द पावर एंड पोजिशन ऑफ द सुल्तान। और जितने भी मतलब खजाना थे, इन लोगों के पीछे जो पढ़े लिखे लोग थे और जो बड़े बड़े लोग थे, जो मौलवी सब थे, उनके पीछे ये पूरा पैसा वैसा उड़ा दिया फिरोज शाह तुगलक। नाउ अलाउद्दीन वॉज रूथलेस, बहुत एकदम निर्दयी इन इन्फोर्सिंग हिज स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अ शॉपकीपर हु चीटेड हिज कस्टमर इन वेट वुड हैव द सेम वेट इन फ्लैश कट ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी का रूल था ना, तो क्या होता था ना कि अगर कोई बेईमानी भी करता था ना, अगर कोई दुकानदार है और अगर वो नाप तोल में अगर गलती कर दिया, तो जितना का वो गलती किया है उतना मांस उसके शरीर से निकाल दिया जाता था एज अ पनिशमेंट कि तुम क्यों चीट किए अपने कस्टमर को। और वहीं अगर हम फिरोज शाह तुगलक को देखें तो ही वॉज काइंड एंड मर्सीफुल, बहुत मर्सीफुल था। एंड फॉरगिव करप्ट ऑफिसर्स, और जो करप्ट ऑफिसर्स यानी कि भ्रष्टाचार जो ऑफिशियल्स थे उन्हें भी माफ़ कर देता था। एंड इवन क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स था उन्हें भी माफ़ कर देता था। द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी वॉज एविडेंट फ्रॉम द न्यूमरस इकोनॉमिक एंड जुडिशियल रिफॉर्म एंड पब्लिक यूटिलिटी मेजर दैट ही इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और ये बस लोगों का भलाई के लिए ही सोचा, इसलिए लास्ट में जाके सब कुछ खत्म हो गया। अलाउद्दीन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम एंड प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम द मंगोल एंड सक्सेसफुली रिपल्स 5 मंगोल रेड्स ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर ऑफ हिज रेन। तो अलाउद्दीन ने स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाया था, बड़े बड़े दीवार बनाए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि मंगोल लोग अटैक ना कर पाए। मंगोल लोग बहुत खच्चड़ था उस टाइम, खच्चड़ मतलब बहुत बदमाश, जहाँ दिखता था उसको सोना चांदी वहीं जाकर लूट वूट लेता था, मार देता था राजा को। तो इसने 5 बार ना बचाया अपने दिल्ली को कि मंगोल ना आ पाए, और ये सक्सेसफुल भी रहा। Whereas Muhammad bin Tughlaq on the other hand shifted his capital from Delhi too far away, Daulatawad, to maximize the danger of repeated Mongol attack। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है कि इसके माइंड में था कि मंगोल लोग अटैक करता है बार बार इंडिया में, तो ऐसा करते हैं ना अपना दिल्ली को ही ले जा देते हैं कहीं दूसरे जगह। तो ये दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये। Apart from the fact that Daulata was certainly centrally located, it was also at the safe distance from the reach of माराउंडिंग, वही जो लूटते हैं मंगोल्स, उनसे दूर था। मतलब इनका ऐसा सोच था। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये पहला ऐसा सुल्तान था जो पॉलिटिक्स में ना मतलब धर्म को नहीं आने दिया,
ठीक है। ही चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ द उलेमास एंड रिफ्यूजेस टू अलाउ देम टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ हिज गवर्नमेंट। और ये मना करता था जो भी विद्वान थे, जो भी मौलवीज थे, उनको कि आप बीच में मत आइए, जो भी डिसीजन लेना रहेगा हम लेंगे। टू रिगेन द सपोर्ट ऑफ द उलेमास, और जब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो टू रिगेन द सपोर्ट ऑफ द उलेमास, फिरोज शाह रूल्ड द सुल्तान अकॉर्डिंग टू सरिया, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ को बोलते हैं सरिया लॉ। तो उसके हिसाब से फिरोज शाह जो है रूल करता था ताकि ये मौलवी लोग को खुश रख सके। एंड वॉज एडवाइज एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय दैम इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट फिर। अलाउद्दीन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट बट ही प्रूव टू बी ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल एंड सीवर्ड फार साइटेड एंड इफिशियंट रूलर। ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट था। ठीक है, ब्रिलियंट आर्मी जनरल था कि मतलब ये लड़ाई कैसे करना है, दूसरी को जगह कैसे हड़पना है, ये सब चीज़ में ये बहुत सातिर था। वेयर एज मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड एंड अकम्प्लिस्ड स्कॉलर ऑफ हिज टाइम बट अ टोटल फेलियर। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत बड़ा विद्वान था, उसको 8 लैंग्वेजेस आते थे, पर था क्या, वो था एक नंबर का बुद्धू। ठीक है, मतलब बेवकूफ़ था। एज अ जनरल एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कहीं पे भी ये ठीक से काम नहीं किया। There are few basic similarities as well between the Khilji and the Tughlaq. These rulers were despotic and their authority was absolute. A command for the Sultan became the law of the land. The introduced numerous welfare scheme to improve the economic condition of his subject. तो कुछ कुछ अच्छी बातें तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी हैं, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी वालों लोगों ने लोगों के बारे में सोचा था कि लोगों का भला किया जाए, किसानों का भला किया जाए और क्रिमिनल्स का भी भला किया जाए उनको माफ़ करके। तो ये सारे काम वो करते थे। दे वेयर पैट्रोन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लर्निंग। और ये सब बहुत बड़े फ़ैन थे आर्ट का, आर्किटेक्चर का, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का, और लर्निंग का, सीखने का। The ambitious dream of establishing a world empire was nurtured by both Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. अगर आप देखोगे ना तो अलाउद्दीन खिलजी का भी सेम ड्रीम था कि पूरा दुनिया जीतना था उसको, और मोहम्मद बिन तुगलक का भी ये ड्रीम था कि ये पूरा दुनिया जीते। ठीक है, सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम लोग एक नए चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।